नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने राम जी के मामले में एक कदम और आगे बढ़ाया है। दरअसल कल तक बात हो रही थी, मध्य प्रदेश या देश की करें तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने राम पथ गमन के लिए भी एक न्यास का गठन करने का फैसला किया है। इसमें 33 सदस्य होंगे, 28 पदेन न्यासी होंगे और 5 अशासकीय न्यासी सदस्य होंगे। ये जो सारा मामला है इसको धर्म से भी जोड़कर देख सकते हैं और राजनीति से भी। दरअसल राजनीति से वजह ये क्योंकि बहुत सारे भाजपा के नेता इसमें समायोजित हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। और जहाँ तक धर्म की बात है तो राम जी भगवान जब अपने वनवास के दौरान मध्य प्रदेश होते हुए चित्रकूट से छत्तीसगढ़ की तरफ भी गए थे, तो वो सारा जो क्षेत्र है वो राम पथ गमन के रूप में चिन्हित किया गया है और उसी पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला किया है। इसमें अशासकीय न्यासियों का अधिकतम कार्यकाल 3 साल होगा और इसके बता दें कि अधिकारियों कर्मचारियों कुल 7 पद होंगे। न्यास के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित 32 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। 1,57,00,000 रुपये से अधिक की वार्षिक राशि इस पर खर्च होगी। न्यास की हम बात करें, जो उसके अधिकारी हैं, जो कर्मचारी उस पर। लेकिन ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं भगवान राम पत्नी सीता के साथ, अनुज लक्ष्मण के साथ 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहे, सतना के पन्ना, शहडोल, जौलपुर, कटनी, अनूपपुर के वन क्षेत्रों से होते हुए दंडकारण्य गए और यहीं से अयोध्या का जो है एक तरह से इतिहास भी शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर राम जी के रास्ते पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार जो चल रही है उसके क्या मायने हैं, क्या निहितार्थ हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी सुरेश शर्मा जी, ग्वालियर से जुड़ेंगे हमारे साथ जयंत तोमर जी पत्रकार साथी, और टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे पत्रकार साथी रघुवर दयाल गुहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के साथ हम ये बता दें कि आपको मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा इस पर क्या कहते हैं ये भी सुनेंगे, और कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर क्या कहा है उस पर भी बातचीत सुनने के बाद चर्चा को शुरू करेंगे। पहले सुनते हैं बीडी शर्मा और पीसी शर्मा के विचार। राम पथ गमन को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में जो भावनाएं हैं और हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी चित्रकूट पधार रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने इसको लेकर के योजनाएं या जो भी उनके मन में होगा उन्होंने बैठक रखी होगी। और ये तो एक अच्छी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी पहले दिन से लगातार इन सारे मुद्दों पर सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। राम वन गमन पथ पूरा जब ही होगा जब श्रीलंका में जहाँ अग्नि परीक्षा सीता जी ने दी थी वहाँ पर उनका सीता जी का एक मंदिर बने। इसके लिए वर्तमान मोहन यादव जी की सरकार भी वो सुनिश्चित करे कि वहाँ पे वो भी बने, और तब जाके, क्योंकि वहाँ से अयोध्या लेकर आए थे सीता जी को भगवान राम, तो ये तभी होगा राम अनंतपुर जब वहाँ सीता जी का मंदिर बने और बाकी जो रूट है वो पथ बने जिससे लोग उस पथ पे चल सकें। तो हमने सुना किस तरह से बीडी शर्मा ने कहा कि पहले दिन से डॉक्टर मोहन यादव राम पथ गमन या भगवान श्री राम को लेकर सारे काम करना चाहते, जो नहीं हो पाए थे, रह गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी तब भी इस मुद्दे पर काम हुआ था और कांग्रेस की सरकार में 22 करोड़ रुपए खर्च कर श्री राम वन गमन जो है वो कॉरिडोर बनाने की बात भी हुई थी। तो सॉफ्ट हिंदुत्व पर कांग्रेस थी, लेकिन बीजेपी को मौका मिला है और उसने इस पूरे मामले को फिर से अपने हाथ में लिया है और इस पर नए सिरे से काम की बातचीत शुरू हुआ है। हालांकि शिवराज सरकार में भी इस पर काम हुआ था, लेकिन कई बार वो प्रशासनिक और जो भौगोलिक परिस्थिति थी उसके चलते वो रोक दिया गया था। सबसे पहले मैं इस मामले में तीनों मेहमानों का स्वागत करके चर्चा की शुरुआत सुरेश शर्मा जी आपके साथ की, ये जो राम पथ गमन का मामला है ये कितना धार्मिक है, कितना ऐतिहासिक है और कितना राजनीतिक है, आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, मुझे याद है कि एक बार ये विषय आया था कि शिवराज जी के समक्ष जब वो मुख्यमंत्री थे तब ये रखा गया था कि अयोध्या में श्रीलंका में
सीता माता के मंदिर की स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके जीर्णोद्धार के लिए प्रदेश की सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई थी और उसके जीर्णोद्धार का काम हुआ था, ऐसा मेरी जानकारी में है। अब थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये पुख्ता खबर है जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ। इसलिए पीसी शर्मा जी अधकचरे ज्ञान से बात करते हैं हमेशा। उनका कोई बहुत ज्यादा मतलब याद नहीं रहता उनको, शायद वो भूल जाते हैं। और वो शायद ये भी ना बता पा रहे थे कि राम पथ गमन के मामले में कमलनाथ जी की सरकार में भी काम किया है, तो वो भी भूल गए वो। तो ऐसी स्थिति में मैं मूल बात पर आता हूं कि ये दो प्रकार से हम सब दरअसल लोग प्राथमिकता का मामला है। भाजपा की प्राथमिकता में ये ऊपर है और कांग्रेस की प्राथमिकता में ये दूसरे दर्जे पर है। तो जिसकी प्राथमिकता में ऊपर होगा तो उस पर ध्यान देगा, तो बीजेपी लगता है उस पर ध्यान दे रही है। और कांग्रेस में कमलनाथ ने जरूर उस पर काम किया था और उस पर उन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व का एक तरह से पैरोकार माना गया था। जी, क्यों बता तो दे कम से कम। जी। अब पीसी शर्मा जी का ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। जी। मैं ये कह रहा था कि राम जी जिस रास्ते से वन में गए और वन में जाने के बाद लंका पर आक्रमण किया और सीता माता को वहां से मुक्त करा करके लाए, वो रास्ता हमारे लिए दो महत्व का है। पहला महत्व ये है उसके अंदर कि हमें अपनी प्राचीन व्यवस्थाओं का पता चलता है, हमारे धर्म का ज्ञान होता है। दूसरा उसके लिए ये है कि वो धार्मिक पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी राज्य की राजस्व बढ़ोतरी के लिए भी वो महत्वपूर्ण होता है, जो हम उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन के जो महाकाल लोक के बाद देखते हैं। इसके आसपास के लोगों की अर्थव्यवस्था की सुधार होगा, उनके निजी जीवन में भी सुधार आएगा। इसलिए इस प्रकार के प्रकल्प जो हैं वो पूरे करना चाहिए, वो एक अच्छी परंपरा है। लेकिन जो हो रहा है अभी तक का मैंने ये देखा है कि घोषणाएं समयानुकूल होती हैं, लेकिन उनके एग्जीक्यूशन की वो व्यवस्था नहीं होती। क्योंकि राम पथ गमन के मामले में तो भाजपा का मैनिफेस्टो भी पहले कहता है, तो इसलिए इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करने का यदि मोहन यादव सरकार ने निर्णय लिया है और पहली बार एक कदम बढ़ा करके ट्रस्ट संबंधी प्रारूप तय किया है या उसके बारे में अधिसूचित किया है, तो मुझे लगता है ये एक सकारात्मक कदम है। और आज जो देश में राममय माहौल बना हुआ है, उस माहौल में यदि मध्य प्रदेश की सहभागिता भी होती है तो इसे सकारात्मक और राजनीतिक रूप से भी सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगले दौर की बातचीत में सुरेश जी इसके राजनीतिक निहितार्थ पर भी आपकी राय जरूर हम जानेंगे कि आखिर इसका राजनीतिक लाभ नुकसान क्या होगा, जो नहीं कर पाए उनको क्या नुकसान हुआ, जो बीजेपी कर रही तो क्या लाभ लेगी। लेकिन जहाँ तक हम लोग समझते हैं ये तो हुआ धार्मिकता का मामला, लेकिन इसको अगर हम जोड़ें कि विकास इस बहाने हो जाएगा तो धार्मिक पर्यटन की भी आजकल बात हो रही है। और ये जो टूरिज्म है ये कहीं ना कहीं स्थिति को सुधारेगा, आर्थिक लाभ देगा। लेकिन इसकी लोग आलोचना कर सकते हैं कि धर्म को अर्थ से जोड़ रहे हैं, धर्म को धंधे से जोड़ रहे हैं, तो वो इसके मुझे लगता है कि बाइट प्रोडक्ट है। इस पर लोग जो जानकार है वो और बहस कर सकते हैं, लेकिन जो छिद्राणुवेशन करेंगे वो जरूर इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि अगर मास्टर प्लान बनता है तो जिस इलाके से सड़क गुजर जाती है उस क्षेत्र का विकास होता है और वहाँ की कीमत बढ़ती है। तो जो आपने जिक्र किया उज्जैन का, काशी बनारस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ अब अयोध्या एक अपने आप में एक बड़ा उदाहरण इसका बन जाएगा। और उत्तराखंड के तो वो सारे तीर्थ स्थल जहाँ सुविधाएं बढ़ गई, वहाँ देखिए आप तीर्थ यात्रियों का जो एक तरह से समूह जाते हैं वो कहीं ना कहीं उस राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो धर्म के साथ अर्थ की बात भी हो रही है और मोक्ष की बात भी बीजेपी और बाकी जो धार्मिक लोग वो करेंगे। लेकिन जयंत जी जो सारा मसला है इसमें जरूर सियासत भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो केंद्र है उस केंद्र में राम के साथ राजनीति भी है। वो राम आधारित राजनीति कर कर 200 से 400 तक जाने की बात कर रहे हैं। ये उचित है अनुचित है ये बात की चीज़ है, लेकिन इस बहाने उन क्षेत्रों का जरूर विकास हो सकता है जहां से ये राम पथ गमन या जो राम पथ गमन कॉरिडोर बनाने की जो बात हो रही थी उससे उन इलाकों की एक तो पहचान होगी और दूसरा वहां का विकास होगा और वो विकास कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत करेगा उन क्षेत्रों को। आपकी राय जयंत जी? जयंत जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जयंत जी से संपर्क हुआ, लेकिन यही सवाल मेरा रघुवर जी से है। रघुवर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
रघुवर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो रघुवर भाई, सवाल यही है कि राजनीति धर्म के नाम पर होती है, कोई इसकी आलोचना करता है, कोई कहता है कि राजनीति में धर्म होता है तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सब चीज़ों के चलते आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी राम पथ गमन का जो विकास है उसकी बात कर रही है। अब उसके न्यास का गठन भी हो गया है, बाकायदा उसमें पूरी टीम जो एक होता है प्रशासनिक तंत्र, उसकी भी व्यवस्था उन्होंने कर दी है। इसमें 33 कम से कम न्यासी होंगे, 28 पदेन सदस्य होंगे, इसमें 5 अशासकीय सदस्य भी होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम से कम बीजेपी और बीजेपी की राजनीति का जो आधार है उसको मजबूत करेगी। और जिन इलाकों से राम जी का रास्ता गुजरा है, राम जी गुजरे हैं, निकले हैं, उस यात्रा का, उस क्षेत्र का विकास होगा। और वो मध्य प्रदेश का धार्मिक महत्व तो बढ़ाएगा, लेकिन उस इलाके में आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। आपकी राय? जी बिल्कुल, एकदम आपने सही बात कही है। राम जी के 14 साल के वनवास में जो हम लोगों को पता है, उसमें ये जानकारी है हमारे पास कि राम जी ने 11 साल 11 माह और 11 दिन मध्य प्रदेश में ही बिताए थे, और ये सबसे अधिक समय उन्होंने चित्रकूट में बिताया था जी। तो अयोध्या से लेके चित्रकूट तक तो केंद्र सरकार द्वारा जो है राम पथ गमन बहुत अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है और शुरू भी हो गया है। 370 किलोमीटर के बीच 23 स्थान जो है वो केंद्र सरकार ने चिन्हित भी किए हैं। इनमें सतना, पन्ना, कटनी, जबलपुर, नर्मदापुरम, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर के स्थान हैं। जैसा कि आपने बताया था कि कमलनाथ जी ने जो है इस राम पथ गमन को लेकर 2018 में जब उनकी सरकार आई थी तो पहला बजट जो उनका 2019-20 में आया था, उसमें उन्होंने सही आपने कहा था 22 करोड़ का बजट भी रखा था, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। लेकिन इससे भी पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अपने प्रथम मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में भी इस पे चर्चा की थी और घोषणा की थी राम पथ गमन बनाने का ऐलान उन्होंने किया था। लेकिन अपने पूरे कार्यकाल में उस पर बहुत ज्यादा काम हो नहीं पाया। अब ये बहुत अच्छी बात है और एक ये दुर्लभ संयोग भी हम कह सकते हैं कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके पहले चित्रकूट में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में एक बड़ी बैठक आयोजित कर रहे हैं और ट्रस्ट बनाकर वहाँ चित्रकूट से लेके तो अमरकंटक तक जो राम पथ गमन है उसके निर्माण की बात करेंगे और कुछ ठोस कदम उठाएंगे। तो निश्चित रूप से ये एक हमारे मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और हर भारतीय नागरिक के लिए सौभाग्य की बात है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और वर्ग का हो, क्योंकि राम के प्रति, भगवान राम के प्रति जितनी आस्था हमारे देश में हर नागरिक में है, नागरिक के हृदय में है, वो संभवतः अन्य जो अवतार हुए हैं कमोवेश कम हो सकती, लेकिन भगवान श्री राम सबके आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने इतना त्याग और बलिदान किया और राम के रूप में उन्होंने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने अभी जो बात कही थी कॉरिडोर की और आर्थिक रूप से जुड़ने की, तो निश्चित रूप से यहाँ सरकारों को जो है वो इतना ध्यान जरूर देना पड़ेगा कि जब आप किसी धार्मिक स्थान के विकास की बात करते हैं, पर्यटन की जब आप बात करते हैं, तो वहाँ आधुनिकता के नाम पे जो एक तथाकथित प्रदूषण फैल जाता है और वो सेल्फी पॉइंट बन जाते हैं, उससे कैसे बचा जाए, सरकारों को इस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, वहाँ अगर आपने उनको बहुत ज्यादा टूरिज्म के स्थान के रूप में अगर विकसित करने का प्रयास किया, तो वहाँ एक कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता भी आ जाती है जो एक धार्मिक व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। तो सरकारें तो जो है अपने एजेंडे के अनुसार समय पर क्या उनको आगे बढ़ाना है विषय, कौन से विषय को पीछे करना है, ये बहुत बखूबी जानती हैं। लेकिन इसमें आम जनता की कैसे जन भागीदारी हो या कैसे उसका भी जुड़ा हो, अगर ये चीज जोड़ दी जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसा आपने बताया था। रघुवर जी, आपने एकदम वाजिब चिंता जताई है कि ये सारे जो धार्मिक केंद्र हैं वो कहीं टूरिज्म और ख़ासतौर से जिसे कहते हैं वेडिंग डेस्टिनेशन ना बन जाए। और मैं तो इससे एक कदम और आगे कहूँगा कि ये कहीं हनीमून पॉइंट ना बन जाए, क्योंकि लोग
शादी के बाद कई बार ऐसी जगह जो देव स्थान है वहाँ जाकर जब ये सब चीज़ें पहुँचती हैं तो वो एक प्रदूषण होता है, अलग किस्म का, संस्कृति के खिलाफ भी होता है। लेकिन ये काम तो समाज का है कि वो उन चीज़ों को नज़र रखे और समाज के नाते वो चीज़ों को वहाँ ना लेकर जाएं जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं। अनुचित है, वर्जित है, वो समाज को तय करना चाहिए। सरकारें इस पर मुझे लगता है कि रोक लगाएंगी तो उसका भारतीय लोकतंत्र में लोग विरोध और समर्थन सब करेंगे। लेकिन हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं जयंत तोमर जी। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते राघवेंद्र जी। दरअसल हम राम पथ गमन की बात कर रहे हैं। पूरा देश और बीजेपी की जो सरकारें हैं, राज्य शासित जो इलाके हैं, वो राम जी के रास्ते पर चल पड़े हैं। मध्य प्रदेश में भगवान राम ने अपना जो वनवास का बड़ा लंबा कार्यकाल यहाँ गुजारा है, उसमें सतना के बाद पन्ना, शहडोल, जौलपुर, कटनी, अनूपपुर, चित्रकूट तो वो क्षेत्र है जहाँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा जुड़ती है। लेकिन जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उसके विकास के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने एक न्यास की बात की है। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कि इससे जैसे ही ये राम पथ गमन का क्षेत्र विकसित होगा, धार्मिक भावना तो अपनी जगह है, ये आर्थिक रूप से भी मजबूत करने के लिए बड़ा काम होगा। इस क्षेत्र का विकास होगा और उस विकास के चलते आर्थिक हालात भी सुधरेंगे, धार्मिक भावनाएं तो मजबूत होंगी। ये तो है ही है, आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है कि राम पथ गमन के जरिए से मध्य प्रदेश में चित्रकूट और विंध्य क्षेत्र में पर्यटन का विकास होगा। और श्री रामचंद्र जी भारतीय चेतना के सबसे बड़े आदर्श प्रतीक हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ ये जो बात आई है कि भगवान श्री रामचंद्र तो वनों में रहे और पर्यटन के माध्यम से कहीं ऐसा न हो कि वहाँ प्रदूषण बढ़े और वहाँ की जो एक शांत सुरम्य वातावरण है वो प्रभावित हो। ये जरूरी है कि चित्रकूट में जो मंदाकिनी है, पयस्विनी नदी है, वो निर्मल किस तरह से बनाई जाए। हम कुछ समय पहले गए थे, वो नदियां बहुत ही प्रदूषित हो चुकी हैं, उनमें स्नान करना बड़ा कठिन है। तो नदियां कैसे स्वच्छ और निर्मल बने और वहाँ के वन और पर्वत किस तरह से हरे भरे रहें, ये सबसे बड़ी बात है। ये भी एक चुनौती है। हालांकि आपने कहा कि ये तो समाज को ध्यान में रखने की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को भी कुछ ऐसे क्षेत्र चिन्हित करने चाहिए जिससे कि वहाँ का पर्यावरण प्रभावित नहीं हो। जी, दरअसल चर्चा की एक वजह यह भी है कि 22 जनवरी को रामलला विराजित होंगे अयोध्या में, लेकिन इसके साथ साथ ये लोकसभा चुनाव का भी साल है, तो धार्मिकता भी है इसमें, पुराणों की बात भी है और इसमें सियासत भी है। दरअसल ये जो सारा मामला है एक तरह से पूरा पैकेज है। सुरेश जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो पूरा पैकेज है, इसमें धार्मिकता है, इसमें टूरिज्म है और इसमें राजनीति भी है। ये जो पूरा पैकेज है बीजेपी को जो है सब तरफ से लाभ दे रहा है और जो उनके प्रतिस्पर्धी दल हैं वो जरूर इसमें मीन में निकालेंगे और इसमें कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी करेंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन जो मेरा सवाल था कि सियासत के रूप में कितना आप इसमें भाजपा को लाभान्वित होता हुआ देखते हैं, इस पर आपकी राय? देखिए, इसको लाभ हानि की दृष्टि से देखने की बजाय यदि ये देखा जाए कि इससे भारतीय जनता पार्टी को चुनावी समीकरणों में क्या लाभ मिलने वाला है, तो लाभ हानि इस रूप में हम थोड़ा सा पहुंच रहे हैं जी। और जब राम मंदिर आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दल होते हुए भी शामिल होने का निर्णय लिया, विश्व हिंदू परिषद का साथ देने का निर्णय लिया, संघ के निर्देश पर चाहे लिया हो, तो वो एक बड़ा राजनीतिक जोखिम था। उसी समय सब लोगों के ध्यान में ये बात थी कि देश में वोटों का समीकरण फिक्स है, तय है। दलित समाज के वोट जो है वो मायावती और जो अपने बिहार वाले हमारे वो ले गए, पासवान जी, और यादव समाज और अन्य ओबीसी के वोट जो है वो वीपी सिंह और जनता दल वाले लेके चले गए। मुस्लिम समाज के वोट जो हैं वो यदि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और कांग्रेस और इन सबको और सब मामलों में कांग्रेस शामिल हो गई तो वोटों का बंटवारा पूरा हो गया। अब ले दे करके बहुसंख्यक समाज ही ऐसा बचता था जिसके प्रति भाजपा यदि उसके प्रतिशत को अपनी तरफ जोड़ती है तो वो सरकार में जा सकती है। कुछ चुनावों में हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय ने कट्टरता पूर्वक भाजपा को वोट न देने का निर्णय लिया हुआ है। हमने कर्नाटक में देखा और हमने जो है पश्चिमी बंगाल के चुनावों के परिणामों की समीक्षा के आधार पर देखा। तो इस निर्वाचा ये ठीक है भाई, मुस्लिम समाज को वोट नहीं देना न दे, लेकिन जिस तरीके का कर्नाटक में उल्लेख करके पत्रकार वार्ताएं लेकर के ये कहा गया कि हमने यहाँ भाजपा को हरा दिया है,
तो इससे भी ये समझ में आता है कि भाजपा को इन समुदायों के वोट नहीं मिलना। अब केवल ये बचता है कि हिंदुत्व को समग्र एकजाई करके यदि वोट का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है, तभी भाजपा के लिए राजनीतिक लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि वही समीकरण था और उन समीकरणों में राम मंदिर आंदोलन का एक आधार मिल गया, एक बेस मिल गया, जिसके आधार पर भाजपा ने आगे बढ़ना शुरू किया। बिल्कुल। आज यदि राम मंदिर का निर्णय फैसला आया है 500 साल के आंदोलन में, तो ये तो कोई स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं थी कि भाई भाजपा की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, तब सर्वोच्च न्यायालय इसका फैसला सुनाएगा। ये अनुकूलता, सामाजिक समरसता, दोनों समुदायों के बीच में आपसी समन्वय बना करके यदि ये निर्णय हुआ है, तो ये निर्णय का लाभ स्वाभाविक रूप से भाजपा को मिलेगा। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि यदि हमारे आदरणीय परम पूज्य शंकराचार्य महाराज जो जिस तरह का विरोध कर रहे हैं, इसके बावजूद भी भाजपा को मिलने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि जनमानस के बीच में जो अवधारणा है, उस अवधारणा का राजनीतिक लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए जैसा यदि मैं एक लाइन और विशेष रूप से बोलना चाहता हूं जी, कि यदि किसी को शाही इमाम के फतवे के बाद सरकार बनाने में आपत्ति नहीं थी, तो आज राम जी के नाम पर सरकार बनाने पर आपत्ति क्यों होना चाहिए? राम जी तो जो है शाही इमाम से काफी बड़े हैं ना। तो इसलिए इस प्रकार की पॉलिटिक्स का यदि आधार हमारे हिंदुस्तान में रहा और उसी आधार को यदि अन्य दल अपना रहे हैं, यदि मान लो ओवैसी साहब आते हैं और वो पूरे देश भर में मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, तो उनका राजनीतिक तरीका है वो। ऐसे ही भाजपा जो है अपना राजनीतिक तरीका अपना रही है। अब राहुल गांधी जी को यात्रा निकाल करके न्याय के नाम पर देश को जोड़ना और देश के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनका राजनीतिक अधिकार है। ऐसे ही भाजपा का भी राजनीतिक अधिकार है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये इसका बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा और जो 400 का टारगेट है, वो 400 का टारगेट स्वाभाविक रूप से पूरा करने के लिए एक प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल। इसमें लेकिन एक बात यह भी है कि राम के नाम पर जो आपने कहा था कि बंटने की देश में बात हो गई थी, लोकतंत्र के नाम पर जो सियासत होती थी जाति धर्म को लेकर, बीजेपी का एक एजेंडा ये भी लगता है और उस पर बीजेपी और संघ बात भी करते हैं कि वो राम मंदिर के नाम पर, कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर या काशी के नाम पर वो समाज में सामाजिक समरसता लाने की बात भी कर रहे हैं। तो अगर इस मामले में वो आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो बहुत सारे आरोप उन पर लगते हैं उसका भी कहीं ना कहीं निदान होगा और देश एकजुट होगा। इस पर फिर कभी और हम विस्तार से बात करेंगे। आज फोकस हम इस पर कर रहे हैं कि ये जो मामला है रामपथ गमन का, ये कितना धार्मिक है, कितना पर्यटन से आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ और कितना सियासती है। मेरे साथ रघुवर जी और जैन जी बने हुए हैं। रघुवर जी, इस पूरे मामले में आपकी राय जरूर जानूंगा मैं कि ये जो बीजेपी बात करती है कि हम राम के साथ सामाजिक समरसता की भी बात करेंगे, और इसको लेकर क्या बीजेपी उस रास्ते पर चलती हुई दिख रही है आपको? चलती हुई दिख नहीं रही है राघवेंद्र जी। आपको और हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक इकाई है। भले ही कोई माने या ना माने, तो सीधा सीधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, और बहुत ही कहें हम एक रणनीति पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी सक्रियता से, पूरी गंभीरता से और पूरी तेजी से जुटी हुई है। और इसी का परिणाम रघुवर जी, मैं समय की कमी में सिर्फ सीधा एक पॉइंटेड सवाल था इस पूरे मामले में कि जिस ढंग से जाति और क्षेत्र और धर्म के आधार पर राजनीति होती है, बीजेपी की कोशिश ये है, वो जो करती हुई दिखती भी है कई बार, कि वो धर्म के नाम पर सबको एक करना चाहती है, दलित को जोड़ना चाहती, चाहे वो संघ के द्वारा वनवासी आश्रम की बात करें, संघ के द्वारा वो दलित जिसे कहते हैं कि समागम की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो उस एजेंडे पर जा रही कि धर्म के नाम पर जो एक तरह का मामला था बंटवारे का कि दलित मंदिर में नहीं जाएंगे, यहाँ पूजा नहीं करेंगे, वहाँ पाठ नहीं करेंगे, उन वर्जनाओं को तोड़ने की बात हो रही, उन मिथक को तोड़ने की बात हो रही है। अगर इस बहाने ये होता है तो वो चीज़ भी बनेगी। मैं बहुत छोटी सी टिप्पणी जैन जी आपसे चाहूँगा, 10-20 सेकंड में, समय खत्म हो चुका है। जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ एक बात ये भी है कि ये तो तय है कि ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक एजेंडा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में ये एजेंडा रहा है 3 मुख्य एजेंडे में, तो वो अपने हिसाब से सियासत कर रहे हैं। लेकिन इस सियासत के माध्यम से समाज में एक समरसता बढ़े और एक बेहतर देश बने। डॉक्टर लोहिया ने चित्रकूट में रामायण मेले की रूपरेखा रखी थी जो शुरू नहीं हो सकी थी। क्या उस पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी राम मंदिर के साथ साथ? विस्तार से कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी जो खबरें आ रही कि राम मंदिर में जो पूजा करने वाले हैं उसमें
ब्राह्मणों के अलावा दलित वर्ग के लोग भी होंगे जो भगवान राम की पूजा में शामिल होंगे, तो ये सामाजिक समरसता की तरफ एक मजबूत कदम के रूप में दिखाई देगा। तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रघुवर जी आपका साधुवाद, जयंत जी आपका बहुत धन्यवाद और सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो राम जी के रास्ते पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार चल रही है। राम पथ गमन का उन्होंने एक तरह से न्यास बनाने का काम शुरू कर दिया, जो आगे फलीभूत होता वो दिखाई पड़ेगा। तीनों मेहमानों को धन्यवाद के साथ बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।